तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति यानी कक्षा भारत के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक। ठीक है, तो इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे? इस अध्याय में हम पिछले 2 दशकों की भारतीय राजनीति का एक संक्षिप्त जायजा लेंगे। हम पिछले 2 दशकों की भारतीय राजनीति का एक संक्षिप्त जायजा लेंगे। इस अवधि में कुछ जटिल किस्म के बदलाव आए। कई कारकों ने एक साथ मिलकर इस अवधि में अप्रत्याशित परिणाम दिए। राजनीति के इस दौर का पूर्वानुमान कर पाना असंभव था और अब भी इसे समझना बहुत कठिन है। इस दौर के बदलाव बड़े विवादास्पद हैं क्योंकि इनके साथ संघर्ष के कुछ गहरे मसले जुड़े हुए हैं। हम सब अभी इन बदलावों से इतने दूर नहीं जा पाए हैं कि इनके स्वरूपों को साफ-साफ परख सकें। बहरहाल, इस दौर के राजनीतिक बदलावों को लेकर हम कुछ बुनियादी सवाल कर सकते हैं। गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा है? मंडलीकरण क्या है? इसने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्वभाव को किन रूपों में बदला है? राजनीतिक लामबंदी के लिहाज से राम जन्मभूमि आंदोलन, बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने क्या विरासत छोड़ी है? नीतिगत मामलों पर एक सर्वसहमति सी बन गई है। इसका राजनीतिक विकल्पों के चयन के लिहाज से क्या असर हुआ है? यह अध्याय इन सवालों के जवाब नहीं देता। इस अध्याय में आपको कुछ ज़रूरी सूचनाएं दी गई हैं और कुछ तरीके बताए गए हैं ताकि जब आप इस किताब को आखिर तक पढ़ लें तो आप ये सवाल पूछ सकें और इनके जवाब तलाश सकें। ये सवाल राजनीतिक लिहाज से संवेदनशील है, लेकिन मात्र इसी कारण से हम इन सवालों को पूछने से बच नहीं सकते। आज़ादी के बाद की भारतीय राजनीति के इतिहास को आखिर पढ़ने का मकसद ही यही है कि हम अपने वर्तमान को समझ सकें। 1990 के दशक में विभिन्न राजनीतिक दलों में बड़ी अफरा-तफरी मची। इस कार्टून की ही तरह कइयों को यह सब ऊंची चरखी की सवारी जैसा जान पड़ा। यहाँ कार्टून में राजीव गांधी, वीपी सिंह, एल.के. आडवाणी, चंद्रशेखर, ज्योति बसु, एन.टी. रामाराव, देवीलाल, पी.के. महंत और के. करुणानिधि को चरखी पर सवार दिखाया गया है। कांग्रेस गवर्नमेंट, द मेजॉरिटी वोट, कांग्रेस गवर्नमेंट। कांग्रेस नेता सीताराम केसरी ने देवेगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। एच.डी. देवेगौड़ा समर्थन वापस ले लिया तो गिर गए। ठीक है, तो नए बदलाव का दशक 1990 का। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ दिनों बाद 1984 में लोकसभा चुनाव हुए। राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को उस चुनाव में भारी विजय मिली। 1980 के दशक के आखिर के सालों में देश में ऐसे 5 बड़े बदलाव आए जिनका हमारी आगे की राजनीति पर गहरा असर पड़ा। पहला, इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना 1979 के चुनाव में कांग्रेस की हार है। जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा की 415 सीटें जीती थी, वह इस चुनाव में महज 197 सीटें ही जीत सकी। 1991 में एक बार फिर मध्यावधि चुनाव हुए और कांग्रेस इस बार अपना आंकड़ा सुधारते हुए सत्ता में आई। बहरहाल 1979 में ही उस परिघटना की समाप्ति हो गई थी जिसे राजनीतिक विज्ञानी अपनी खास शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। यह बात तो प्रकट ही है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही और 1979 के बाद भी देश पर किसी अन्य पार्टी के बजाय उसका शासन ज़्यादा दिनों तक रहा। लेकिन दलीय प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इसे पहले के दिनों में हासिल थी, वैसी अब न रही। दूसरा बड़ा बदलाव, राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इन सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। इसने 1979 के बाद की राजनीति में अहम भूमिका निभाई।
ठीक है। मैं सोचती हूँ काश कांग्रेस अपनी पुरानी महिमा को फिर से हासिल कर पाती। ये देवी जी ऐसा मानती हैं। तो कास्ट नो बार, क्लास नो बार, अमूल बार बार अमूल बटर एवरी मंडल्स चॉइस। कास्ट नो बार, क्लास नो बार, अमूल बार बार। ठीक है। तो मंडलीकरण पर एक प्रतिक्रिया। तीसरा, विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीतियाँ अपनाई वे बुनियादी तौर पर बदल चुकी थीं। इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना गया। इनकी शुरुआत राजीव गांधी की सरकार के समय हुई। 1991 तक ये बदलाव बड़े पैमाने पर प्रकट हुए। आज़ादी के बाद से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में चलती आई थी वह इन नए आर्थिक सुधारों के कारण मूलगामी अर्थों में बदल गई। नई आर्थिक नीतियों की विभिन्न दिशा में चलती आई थी वह इन नए आर्थिक सुधारों के कारण मूलगामी अर्थों में बदल गई। नई आर्थिक नीतियों की विभिन्न आंदोलनों और संगठनों की तरफ से भरपूर आलोचना हुई। बहरहाल इस अवधि में जितनी सरकारें बनी सबने नई आर्थिक नीति पर अमल जारी रखा। चौथे घटनाओं के एक सिलसिले की परिणति अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध के विध्वंस के रूप में हुई। यह घटना 1992 के दिसंबर महीने में घटी। मैं पक्के तौर पर यह जानना चाहता हूँ कि इस घटना के दूरगामी परिणाम हुए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को नई आर्थिक नीति के शुरुआती दौर में दिखाया गया एक कार्टून। तो कार्टून में लोन, NRI लोन, फॉरेन कैपिटल, IMF, वर्ल्ड बैंक, जोखिम और परेशानी भरा काम। हाँ, सो तो है, लेकिन एक बार हम वहाँ तक पहुँच गए तो फिर सारी चिंताएं खत्म। जरा यह भी तो सोचो, खुशहाली की इस नगरी में आपका स्वागत है। मनमोहन सिंह जी कहते हैं। किससे? देवगौड़ा जी से। नई अर्थव्यवस्था का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ठीक है। और अगर हर सरकार एक सी नीति पर अमल करे तो मुझे नहीं लगता कि इससे राजनीति में आएगा। इससे राजनीति में आएगा भारतीय राजनीतिक बदलाव। इस घटना ने देश की राजनीति में कई परिवर्तन को जन्म दिया और उनका प्रतीक बनी। इस घटना से भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई। इन बदलावों का संबंध भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से है। इस सिलसिले की आखिरी बात यह है कि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और उसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। राजीव गांधी चुनाव। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ठीक है। बढ़ती हुई सांप्रदायिकता पर चिंता जाहिर करते हुए विज्ञापन। शुड ही बी स्माइलिंग, 25 अक्टूबर 1995 आउटलुक में प्रकाशित। कैंपेन 96। तो अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौर पर थे राजीव गांधी चुनाव अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौर पर थे। तभी लट्टे से जुड़े आतंकवादी श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी। 1991 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी विजयी पार्टी के रूप में सामने आई। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना। मिसिंग अ लीडर। टुडे इंडिया टुडे। मनमोहन मिनिस्टर्स, द बेस्ट एंड द वर्स्ट। कांग्रेस ने कई बार सुर्खियों में छाया रहा। गठबंधन का युग। पता नहीं यह राजनीतिक दलों को कैसे प्रभावित करेगा। ठीक है। कार्टून है। अब गठबंधन का युग है। ये तो कह रहे हैं कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। सरकार है और ये बैठे हैं LK आडवाणी और इनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा अभी, फिर भी देखते हैं। 1989 के चुनाव में
कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी दूसरी पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिल गया था। कांग्रेस अब भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत में न होने के कारण उसने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। राष्ट्रीय मोर्चे को यह मोर्चा जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बना था। परस्पर विरुद्ध दो राजनीतिक समूह भाजपा और वाम मोर्चे ने समर्थन दिया। इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चा ने एक गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन इसमें भाजपा और वाम मोर्चे ने शिरकत नहीं की। वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को वाम मोर्चा, यहाँ प्रतीक रूप में ज्योति बसु, और भाजपा, यहाँ प्रतीक रूप में एल.के. आडवाणी समर्थन दिया। ज्योति बसु यहाँ पर, ठीक है। कांग्रेस का पतन। कांग्रेस की हार के साथ ही भारत की दलीय व्यवस्था से उसका दबदबा खत्म हो गया। अध्याय 5 में, ठीक है, कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की चर्चा की गई थी। क्या आपको यह चर्चा याद है? 1960 के दशक के अंतिम सालों में कांग्रेस के एकछत्र राज्य को चुनौती मिली थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व फिर से कायम किया। 90 के दशक में कांग्रेस की अग्रणी हैसियत को एक बार फिर चुनौती मिली। बहरहाल, इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस की जगह कोई दूसरी पार्टी प्रमुख हो गई। इस दौर में कांग्रेस के दबदबे के खात्मे के साथ बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हुआ। यह तो निश्चित है ही कि अपने देश में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती आई हैं। हमारी संसद में हमेशा कई दलों के सांसद रहे हैं। 1979 के बाद एक नई बात देखने में आई। अब कई पार्टियां इस तरह उभरी कि किसी एक दो पार्टी को ही अधिकांशतः वोट या सीट नहीं मिल पाते थे। इसका मतलब यह भी हुआ कि 1979 के बाद से लोकसभा के चुनाव में कभी भी किसी एक पार्टी को 2014 तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस बदलाव के साथ केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खोज और बीन। अपने माता पिता से 1990 के दशक के बाद से हुई घटनाओं के बारे में पूछें और इस समय की उनकी यादों को कुरे दें। उनसे पूछें कि उस दौर की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं। समूह बनाकर एक साथ बैठिए और अपने माता पिता द्वारा बताई गई घटनाओं की एक व्यापक सूची बनाइए। देखिए किस घटना का जिक्र ज़्यादा आया है। फिर इस अध्याय में जिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बदलावों का जिक्र आया है उनसे तुलना कीजिए। आप इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि कुछ घटनाएं क्यों कुछ लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थी जबकि दूसरों के लिए नहीं। गठबंधन की राजनीति। 90 के दशक कुछ ताकतवर पार्टियों और आंदोलनों के उभार का साक्षी रहा। इन पार्टियों और आंदोलनों ने दलित तथा पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी की नुमाइंदगी की। इन दलों में से अनेक ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी दमदार दावेदारी की। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार में इन पार्टियों ने अहम किरदार निभाया। संयुक्त मोर्चा 1979 के राष्ट्रीय मोर्चा के ही समान था, क्योंकि इसमें भी जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। इस बार भाजपा ने सरकार को समर्थन नहीं दिया। संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। इससे पता चलता है कि राजनीतिक समीकरण किस कदर छुई मुई थे। 1979 में भाजपा और वाम मोर्चों दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चों की सरकार को समर्थन दिया था, क्योंकि वे दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। इस बार वाम मोर्चा ने गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा, लेकिन संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। दरअसल कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। बहरहाल इन्हें ज़्यादा दिनों तक सफलता नहीं मिली और भाजपा ने 1991 और 1996 के चुनाव में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की। 1996 के चुनाव में यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का न्योता मिला, लेकिन अधिकांश दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे और इस वजह से गठबंधन की राजनीति। 90 का दशक कुछ ताकतवर पार्टियों और आंदोलनों के उभार का साक्षी रहा। इन पार्टियों और आंदोलनों ने दलित तथा पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा ओबीसी की नुमाइंदगी की। इन दलों में से अनेक ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी दमदार दावेदारी की। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार में इन पार्टियों ने अहम किरदार निभाया। संयुक्त मोर्चा 1979 के राष्ट्रीय मोर्चे के ही समान था, क्योंकि इसमें भी जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टी शामिल थी। इस बार भाजपा ने सरकार को समर्थन नहीं दिया। संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। इससे पता चलता है कि राजनीतिक समीकरण किस
कदर छुई मुई थे। 1989 में भाजपा और अवाम मोर्चा दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चों की सरकार को समर्थन दिया था, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। इस बार वाम मोर्चा ने गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा, लेकिन संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। दरअसल कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। बहरहाल इन्हें ज़्यादा दिनों तक सफलता नहीं मिली और भाजपा ने 1991 तथा 1996 के चुनाव में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की। 1996 के चुनावों में यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का न्योता मिला। अधिकांश दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे और इस वजह से भाजपा की सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। आखिरकार भाजपा एक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के अगुवा के रूप में सत्ता में आई और 1998 के मई से 1999 के जून तक सत्ता में रही। फिर 1999 के अक्टूबर में इस गठबंधन ने दोबारा सत्ता हासिल की। राजग इन दोनों सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 1999 की राजग सरकार ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया। अब 1971 इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। 1999 71, 81, 10, 91 20 साल और 28 साल बाद। वक्त की बात है साहब। यहाँ इंदिरा गांधी थी, यहाँ सोनिया गांधी हैं। तो किस सबसे ऊपर चढ़े हैं? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1999 वक्त की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, बस चंद सालों पहले। यह भी एक वक्त था जब राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से होती थी और उसका खात्मा भी कांग्रेस पर होता था। ठीक है। पार्टी के प्रभुत्व के दौर से लेकर बहुदलीय गठबंधन प्रणाली तक के सफ़र पर एक कार्टूनिस्ट की नज़र। ठीक है। इस तरह 1989 के चुनावों से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई और इसके बाद से केंद्र में 11 सरकारें बनी। ये सभी या तो गठबंधन की सरकारें थी अथवा दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत की सरकारें थी जो इन सरकारों में शामिल नहीं हुए। इस नए दौर में कोई सरकार क्षेत्रीय पार्टियों की साझेदारी अथवा उनके समर्थन से ही बनाई जा सकती थी। यह बात 1989 के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 1996 और 1997 की संयुक्त मोर्चा सरकार 1998 और 1999 की राजग 2004 और 2009 की संप्रग सरकार पर समान रूप से लागू होती। हालांकि 2014 में यह प्रवृत्ति बदल गई है। आइए अब तक जो हमने सीखा उसे इस बदलाव के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करें। माना जा सकता है कि कहाँ गया? ये है। माना जा सकता है कि गठबंधन सरकारों का युग लंबे समय से जारी कुछ प्रवृत्तियों की परिणति है। पिछले कुछ दशकों से भारतीय समाज में गपचप बदलाव आ रहे थे और इन बदलावों ने जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया वे भारतीय राजनीति को गठबंधन की सरकारों के युग की तरफ ले आई। केंद्रीय सरकार 1989 के बाद अवधि गठबंधन सरकार में शामिल दल वीपी सिंह। ये है वीपी सिंह। दिसंबर 1989 राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा और नवंबर 1990 भाजपा का समर्थन। ठीक है। चंद्रशेखर 1990 राष्ट्रीय मोर्चा का एक तबका समाजवादी। जून 1991 जनता पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस का समर्थन। वीपी नरसिम्हा राव जून 1991 कांग्रेस, AIADMK तथा मई 1996 कुछ अन्य दलों का समर्थन। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 भाजपा अल्पमत सरकार जून 1996। फिर HD देवगौड़ा जून 1996 कांग्रेस के समर्थन पर, अप्रैल 1997 संयुक्त मोर्चा की सरकार। इंद्र कुमार गुजराल अप्रैल 1997 कांग्रेस के समर्थन पर, 1998 संयुक्त मोर्चा की सरकार। फिर
मार्च 1998 अक्टूबर 1999 तक भाजपा की तीन राजग गठबंधन अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक। मनमोहन सिंह कांग्रेस नीति संप्रंग गठबंधन 2000 मई और नरेंद्र मोदी 2014 के बाद भाजपा नीति राजग गठबंधन। वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ठीक है, ये सब तो देख ही गया। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि शुरुआती सालों में कांग्रेस खुद में ही एक गठबंधन नुमा पार्टी थी। इसमें विभिन्न हित सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे। इस परिघटना को कांग्रेस प्रणाली कहा गया। 5वें अध्याय में हम यह बात पढ़ चुके हैं कि 1960 के दशक से विभिन्न समूह कांग्रेस पार्टी से अलग होने लगे और इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। हम इस बात पर भी गौर कर चुके हैं कि 1977 के बाद के सालों में कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। इन सारे कारणों से कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई, लेकिन कोई दूसरी पार्टी इस तरह से नहीं उभर पाई कि कांग्रेस का विकल्प बन सके। ठीक है, अब ये देवी जी कहती हैं, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि सरकार किसी एक पार्टी की है या गठबंधन की। मसाला तो यह है कि कोई सरकार काम कौन से कर रही है। क्या गठबंधन करके दिखाएंगे? सरकार में ज़्यादा समझौते करने पड़ते हैं। क्या गठबंधन सरकार साहसी और कल्पनाशील नीतियाँ नहीं अपना सकती? चलो मान लिया जाए कि भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक राजनीति का तकाजा ही गठबंधन बनाना है, लेकिन क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि हमारे देश में हमेशा से गठबंधन बनते चले आ रहे हैं, अथवा राष्ट्रीय स्तर के दल एक बार फिर अपना बुलंद मुकाम हासिल करके दिखाएंगे? अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय। ठीक है, तो चलिए, इस अवधि का एक दूरगामी बदलाव था अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय। आप ओबीसी शब्द से परिचित होंगे। ओबीसी शब्द से इससे विचार विवेचन की एक प्रशासनिक कोटि, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अदर बैकवर्ड क्लासेज का संकेत किया जाता है। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से अलग एक कोटि है जिसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की गणना की जाती है। इन समुदायों को पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। छठे अध्याय में हम यह देख चुके हैं कि पिछड़ी जातियों के अनेक तबके कांग्रेस से दूर जा रहे थे। उनमें कांग्रेस के लिए समर्थन कम होता जा रहा था। ऐसे में गैर कांग्रेसी दलों के लिए एक जगह पैदा हुई और इन दलों ने एक तबके का समर्थन हासिल किया। आपको याद होगा कि गैर कांग्रेसी दलों के राजनीतिक अभ्युदय की अभिव्यक्ति 1977 की जनता पार्टी की सरकार के रूप में हुई। जनता पार्टी के कई घटक, मसलन भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ग्रामीण इलाकों के अन्य पिछड़े वर्गों में ताकतवर जनाधार था। ठीक है, मंडल का लागू होना 1980 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच लोकप्रिय ऐसे ही राजनीतिक समूहों को जनता दल ने एकजुट किया। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति को सुगठित रूप देने में मदद मिली। नौकरी में आरक्षण के सवाल पर तीखे वाद विवाद हुए और इन विवादों से अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज़्यादा सजग हुआ। जो इस तबके को लामबंद करना चाहते थे, उन्हें इसका फ़ायदा हुआ। इस दौर में ऐसी अनेक पार्टियां आगे आईं जिन्होंने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्गों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की मांग की। इन दलों ने सत्ता में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी का सवाल भी उठाया। इन दलों का कहना था कि भारतीय समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है। इसे देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग का शासन में समुचित प्रतिनिधित्व और सत्ता में समुचित मौजूदगी तय करना लोकतांत्रिक कदम होगा। मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने पर राजनीतिक माहौल सरगर्म हो उठा। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। मंडल आयोग दक्षिण के राज्यों में अगर बहुत पहले से नहीं तो भी कम से कम 1960 के दशक से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान चला आ रहा था। बहरहाल
बहरहाल यह नीति उत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं थी। 1970 से 79 79 की जनता पार्टी की सरकार के समय उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से आवाज उठाई गई। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर इस दिशा में अग्रणी थे। उनकी सरकार ने बिहार में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक नई नीति लागू की। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1978 में एक आयोग बैठाया। इसके जिम्मे पिछड़ा वर्ग की स्थिति को सुधारने के उपाय बताने का काम सौंपा गया। आज़ादी के बाद से यह दूसरा अवसर था जब सरकार ने ऐसा आयोग नियुक्त किया। इसी कारण आधिकारिक रूप से इस आयोग को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा गया। आमतौर पर इस आयोग को इसके अध्यक्ष विंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम से जाना जाता है। मंडल कमीशन कहा जाता है। विंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने और उन पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया था। आयोग से यह भी अपेक्षा की गई थी कि इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाएगा। आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें पेश की। इस वक्त तक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। आयोग का मशवरा था कि पिछड़ा वर्गों को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों से इतर ऐसी अनेक जातियां हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था में नीचा समझा जाता है। आयोग ने एक सर्वेक्षण किया और पाया कि इन पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में बड़ी कम मौजूदगी है। इस वजह से आयोग ने इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश की। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई और समाधान सुझाए, जिनमें भूमि सुधार भी एक था। 1990 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों में से एक को लागू करने का फैसला किया। यह सिफारिश केंद्रीय सरकार और उसके उपक्रमों की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में थी। सरकार के फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का स्वर उमड़ा। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई और यह प्रकरण इंदिरा साहनी केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत में जिन लोगों ने अर्जी दायर की थी उनमें एक नाम इंदिरा साहनी का भी था। 1992 के नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। फैसले में क्या सुनाया देखते हैं। राजनीतिक दलों में इस फैसले के क्रियान्वयन के तरीके को लेकर कुछ मतभेद था। बहरहाल अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों में सहमति थी। 1967 से 1989 में बिहार में से सांसद चुने गए। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की। इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की। बिहार के समाजवादी नेता 1968 में 1.5 माह तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। 1977 में जनता पार्टी में शामिल हुए। राजनीतिक परिणाम 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ। 1978 में बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन हुआ। यह सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीति सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की। इसी का परवर्ती विकास दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है, जिसके बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। इसी पार्टी की अगुवाई कांसीराम ने की। बहुजन समाज पार्टी बसपा अपने शुरुआती दौर में एक छोटी पार्टी थी और इसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था।
लेकिन 1989 से 1991 के चुनाव में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। आज़ाद भारत में यह पहला मौका था जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतः दलित मतदाताओं के समर्थन की बूते ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाया। दरअसल कांसीराम के नेतृत्व में बसपा ने अपने संगठन की बुनियाद व्यवहार केंद्रित नीतियों पर रखी। बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक देश की आबादी में सबसे ज़्यादा है और संख्या के लिहाज से एक मजबूत राजनीतिक ताकत का रूप ले सकते हैं। बसपा के आत्मविश्वास को इस तथ्य से बड़ा बल मिला था। इसके बाद बसपा राज्य में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी और उसने एक से ज़्यादा दफ़े यहाँ सरकार बनाई। इस पार्टी का सबसे ज़्यादा समर्थन दलित मतदाता करते हैं, लेकिन अब इसने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अपना जनाधार बढ़ाना शुरू किया है। भारत के कई हिस्सों में दलित राजनीतिक और अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति ने स्वतंत्र रूप धारण किया है और इन दोनों के बीच अक्सर प्रतिस्पर्धा भी चलती है। कांसीराम बहुजन समाज के सशक्तिकरण के प्रतिपादक और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सामाजिक और राजनीतिक कार्य के लिए केंद्र सरकार की नौकरी से इस्तीफा, बामसेफ DS4 और अंततः 1984 में बसपा की स्थापना कुशाग्र रणनीतिकार आप राजनीतिक सत्ता को सामाजिक समानता का आधार मानते थे। उत्तर भारत के राज्यों में दलित राजनीति के संगठनकर्ता। क्या आप इससे पिछड़े और दलित समुदाय, ये भाई साहब कहते हैं, क्या इससे आप पिछड़े और दलित समुदायों के सभी नेताओं को लाभ होगा या इन समूहों के भीतर मौजूद कुछ ताकतवर जातियों और परिवार ही सारे फायदे अपनी मुट्ठी में कर लेंगे? असल मुद्दा नेताओं का नहीं, जनता का है कि क्या इस बदलाव से सचमुच के वंचितों के लिए बेहतर नीतियां बनेगी और उन पर कारगर तरीके से अमल होगा या फिर यह सारा कुछ एक राजनीतिक खेल मात्र बनकर रह जाएगा। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। इस दौर में आया एक दूरगामी बदलाव धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का उदय है। इसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में बहसों को सरगर्म किया। हमने छठे अध्याय में पढ़ा कि आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गया तथा जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई। शुरू में भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बड़ा राजनीतिक मंच अपनाया। इसने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में स्वीकार किया। बहरहाल भाजपा को 1980 और 1984 के चुनाव में खास सफलता नहीं मिली। 1986 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू किया। भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना और हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति अपनाई। हिंदुत्व तथा हिंदूपन शब्द को वी.डी. सावरकर ने गढ़ा था और इसको परिभाषित करते हुए उन्होंने इसे भारतीय और उनके शब्दों में हिंदू राष्ट्र की बुनियाद बताया। उनके कहने का आशय यह था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को न सिर्फ पितृभूमि बल्कि अपनी पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। हिंदुत्व के समर्थकों का तर्क है कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियाद पर ही बनाया जा सकता है। यह भी मानते हैं कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंद संस्कृति की ही हो सकती है। 1986 में ऐसी दो बातें हुई जो एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा को राजनीति के लिहाज से प्रधान हो गई। इसमें पहली बात 1985 के शाहबानो मामले से जुड़ी है। यह मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो का था। उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। पुरातनपंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986
1986 तलाक से जुड़े अधिकारों पास किया। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया गया। सरकार की इस कदम का कई महिला संगठनों, मुस्लिम महिलाओं की जमात तथा अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक रियायत या तुष्टीकरण करार दिया। अयोध्या विवाद। अयोध्या विवाद क्या था? अयोध्या विवाद, ठीक है। दूसरी बात का संबंध फैजाबाद जिला न्यायालय द्वारा फरवरी 1986 में सुनाए गए फैसले से है। इस अदालत ने फैसला सुनाया कि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खोल दिया जाए। बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खोल दिया जाना चाहिए ताकि हिंदू यहाँ पूजा पाठ कर सके, क्योंकि वे इस जगह को पवित्र मानते हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद, इसी तरह इसमें को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा था। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में मीर बाकी ने करवाया था। यह मस्जिद 16वीं सदी में बनी थी। मीर बाकी मुगल शासक बाबर का सिपह सलार था। कुछ हिंदू मानते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने हुए एक राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर यह मस्जिद बनवाई गई थी। इस विवाद ने अदालती मुकदमे का रूप ले लिया और मुकदमा कई दशकों तक जारी रहा। 1940 के दशक के आखिरी सालों में मस्जिद में ताला लगा दिया गया क्योंकि मामला अदालत के हवाले था। जैसे ही बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खुला, वैसे ही दोनों पक्षों में लामबंदी होने लगी। अनेक हिंदू और मुस्लिम संगठनों इस मसले पर अपने अपने समुदाय को लामबंद करने की कोशिश में जुट गए। भाजपा ने इसे अपना बहुत बड़ा चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे कुछ संगठनों के साथ भाजपा ने लगातार प्रतीकात्मक और लामबंदी के कार्यक्रम चलाए। उसने जन समर्थन जुटाने के लिए गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक एक बड़ी रथ यात्रा निकाली। विध्वंस और उसके बाद जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। इसके अंतर्गत राम भक्तों से आह्वान किया गया कि वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान करें। पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। अयोध्या में यह तनाव अपने चरम पर था। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह विवादित स्थल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे। बहरहाल 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों से लोग आ जुटे और इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद के विध्वंस की खबर से देश के कई भागों में हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़प हुई। 1993 के जनवरी में एक बार फिर मुंबई में हिंसा भड़की और अगले 2 हफ्तों तक जारी रही। बाबरी मस्जिद डिमोलिश्ड, सेंटर सेक्स कल्याण गवर्नमेंट, ठीक है। नई दुनिया में बाबरी मस्जिद पूर्णतः ध्वस्त ये हो गया। और इसमें है अयोध्या बीजेपी वर्स्ट मिसकैलकुलेशन वाजपेयी और डिमोलिशन नो कॉज फॉर रिमोर्स अडवाणी और वायलेंट रिएक्शन वर्ल्ड ओवर, ठीक है। अयोध्या की घटना से कई बदलाव आए। उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भाजपा की राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार थी, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का हलफनामा दिया था कि विवादित ढांचे की रक्षा की जाएगी, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर हुआ। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या की घटना पर अफसोस जताया। केंद्र सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया और उसे उन स्थितियों की जांच करने के लिए कहा जिनकी परिणति मस्जिद के विध्वंस के रूप में हुई थी। अधिकतर राजनीतिक दलों ने मस्जिद के विध्वंस की निंदा की और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों विरुद्ध बताया। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर बहस चल पड़ी और हमारे सामने कुछ वैसे ही सवाल आने खड़े हुए जैसे देश के बंटवारे के तुरंत बाद उभरे थे। बंटवारे के समय देश के सामने सवाल था कि क्या भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है जहां बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय का अल्पसंख्यकों पर दबदबा कायम होगा, या व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, भारत में उसे समान रूप से कानून की सुरक्षा तथा बराबरी के नागरिक अधिकार दिए जाएंगे। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद भी देश में यही सवाल एक बार फिर से मुखर हो उठे। इन कार्यवाही से
इन कार्यवाहियों से उन विनाशकारी घटनाओं की अनुगुंज सुनाई देती है जिनकी परिणति 6 दिसंबर 1992 के दिन अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे के ध्वंस में हुई थी। हजारों निर्दोष नागरिकों ने जान गंवाई, धन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ और इससे भी भारी क्षति तो यह हुई कि इस महान भूमि की छवि को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर धक्का पहुंचा कि यहाँ विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता, विश्वास और भाईचारे की महान परंपरा का पालन संरक्षण किया जाता रहा है। यह दुख की बात है कि एक राजनीतिक दल के नेता और मुख्यमंत्री को अदालत की अवमानना के अभियोग का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए किया गया है। हम उसे अदालत की अवमानना का दोषी करार देते हैं, चूँकि इस अवमानना से ऐसे बड़े मुद्दे जुड़े हैं जिनका असर हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की बुनियाद पर पड़ता है, इसलिए हम उसे एक दिन के प्रतीकात्मक कारावास का दंड भी देते हैं। मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया और न्यायमूर्ति जी.एन. रे, सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता परिषद के सामने वायदा किया था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ढांचे की रक्षा की जाएगी। इस वायदा खिलाफी से जुड़े एक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मोहम्मद असलम बनाम भारत संघ 28 अक्टूबर 1994। इसी अवधि में चुनावी उद्देश्य के लिए धार्मिक भावनाओं के इस्तेमाल पर भी बहस छिड़ी। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति इस वायदे पर आधारित है कि सभी धार्मिक समुदाय किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल धार्मिक समुदाय पर आधारित दल नहीं होगा। सांप्रदायिक सौहार्द के इस लोकतांत्रिक माहौल को 1984 के बाद से कई दफ़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इस 8वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा 1984 के सिख विरोधी दंगों में हुआ। ठीक इसी तरह 2002 के फरवरी-मार्च में गुजरात के मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा भड़की। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ ऐसी हिंसा और दो समुदाय के बीच हिंसक टकराव लोकतंत्र के ऊपर खतरा है। गुजरात इज बर्निंग, फॉर्मर एमपीज फैमिली अमंग 70 डेड। गुजरात के दंगे 2002 के फरवरी-मार्च में गुजरात में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गोधरा स्टेशन पर घटी एक घटना इस हिंसा का तात्कालिक उपसावा साबित हुई। अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन की बोगी कार सेवकों से भरी थी और इसमें आग लग गई। कैसे लग गई पता नहीं, लेकिन लग गई। 57 व्यक्ति इस आग में मर गए। 57 व्यक्ति इस आग में मर गए। यह संदेह करके बोगी में आग मुसलमानों ने लगाई होगी। अगले दिन गुजरात के कई भागों में मुसलमानों 27 फरवरी 1947 को संविधान सभा से संबंधित मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा आदिवासी एवं अन्य मामलों की सलाहकार समिति की पहली ही बैठक में पटेल ने जोर देकर कहा था 27 फरवरी 1947, यह हमारे ऊपर है कि हमें एक खोखला दावा, एक झूठा दावा साबित करें और जता दें कि अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा की चिंता हमसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है। हमारा ध्येय उनमें से हर एक को संतुष्ट करना है। आइए हम साबित करें कि हम अपने ऊपर शासन कर सकते हैं और किसी दूसरे पर शासन करने की हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है। गुजरात की घटनाओं ने देश मर्माहत है। इन घटनाओं की शुरुआत गोधरा कांड से हुई और फिर लगातार 2 महीने से भी ज़्यादा हिंसा का तांडव मचा, जिससे पूरा राज्य दहल उठा। इसमें कोई शक नहीं कि आयोग की राय में राज्य सरकार लोगों के जीवन, स्वतंत्रता, समता और गरिमा के हनन को रोकने में बुरी तरह नाकाम रही। घावों को भरना और शांति सौहार्द से भरे भविष्य की राह तलाशना जरूरी है, लेकिन इन उच्च आदर्शों को पाने की कोशिश न्याय तथा देश के संविधान के मूल्यों और कानून की बुनियाद पर की जानी चाहिए। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वार्षिक रिपोर्ट 2001 से 2002। एनआई ब्लाइंड्स, गांधीनगर। ठीक है। द इंडियन एक्सप्रेस, गुजरात इंसिडेंट्स अ ब्लॉट, पीएम और नॉट लेट अप इन गुजरात कार्नेज। तो क्या यही हमारा भविष्य होने जा रहा है? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम इन बातों को बीते हुए दिनों की बात बना दें? तो बुनियाद पर की जानी चाहिए के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हिंसा का यह तांडव लगभग 2 महीने तक ठीक है।
गुजरात विधानसभा के चुनाव को रोकने का फैसला किया। तांडव लगभग 1100 व्यक्ति, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे, इस हिंसा में मारे गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिंसा को रोकने, भुक्तभोगियों को राहत देने तथा हिंसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने में असफल रहने के आरोप लगाते हुए गुजरात सरकार की आलोचना की। भारत के चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा के चुनाव को रोकने का फैसला किया। 1984 के सिख विरोधी दंगों के समान गुजरात के दंगों से भी यह जाहिर हुआ कि सरकारी मशीनरी सांप्रदायिक भावनाओं के आवेग में आ सकती है। गुजरात में घटी ये घटनाएं हमें आगाह करती हैं कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काना खतरनाक हो सकता है। इससे हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को खतरा पैदा हो सकता है। मुख्यमंत्री गुजरात को मेरा संदेश है कि वे राजधर्म का पालन करें। शासक को अपनी प्रजा के बीच जाति, मत या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 4 अप्रैल 2002 को कहा था, एक नई सहमति का उदय। 1979 के बाद की अवधि को कभी कभार कांग्रेस का पतन और भाजपा के अभ्युदय की भी अवधि कहा जाता है। यदि आप इस दौर की राजनीति के जटिल चरित्र को समझना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार जीत की तुलना करनी पड़ेगी। कांग्रेस और भाजपा की चुनावी जीत हार बदलता परिदृश्य है। ठीक है, अब गौर कीजिए कि इस अवधि में भाजपा और कांग्रेस कठिन प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। 1984 के चुनाव से तुलना करने पर आप इन पार्टियों की चुनावी सफलता में क्या अंतर पाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कांग्रेस और भाजपा दोनों को मिले वोटों को जोड़ दे तब भी 1979 के बाद से उन्हें इतने वोट नहीं मिले कि वे कुल मतों को 50% से ज़्यादा हो। ठीक इसी तरह इन दोनों दलों को जितनी सीटें मिली उन्हें जोड़ दे, आप देखेंगे ये सीटें लोकसभा की कुल सीटें के 50% से अधिक नहीं है। तो बाकी वोट और सीट कहाँ गए। आइए दूसरे अध्याय की बातों को याद करें। आपने इस अध्याय में 2 पार्टी तंत्रों के बारे में पढ़ा था। आइए इस किताब के आखिरी पन्नों पर नज़र डालते हैं। यहाँ कांग्रेस और जनता पार्टी तंत्र के आरेख पर गौर कीजिए। मौजूदा दलों में ऐसे कौन कौन से दल हैं जो ना तो दलों के कांग्रेस परिवार में थे और ना ही जनता पार्टी परिवार में थे। 90 के दशक में राजनीतिक मुकाबला भाजपा नीत गठबंधन और कांग्रेस नीत गठबंधन के बीच चला। क्या आप ऐसी पार्टियों की सूची बना सकते हैं जो दोनों में से किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। 2004 के लोकसभा चुनाव 2004 के चुनाव में कांग्रेस पूरी जोर के साथ गठबंधन में शामिल हुई, राजा की हार हुई और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी। इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। संप्रग को वाम मोर्चा ने समर्थन दिया। 2004 के चुनाव में एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान भी हुआ। 1991 के बाद इस दफा पार्टी की सीटों की संख्या एक बार फिर बढ़ी। बहरहाल 2004 के चुनाव में राजा को संप्रग को मिले कुल वोटों का अंतर बड़ा कम था। इस तरह दलीय प्रणाली 70 के दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई। 1990 के दशक के बाद से हमारे सामने जो राजनीतिक प्रक्रिया आकार ले रही है उसमें हम मुख्य रूप से 4 तरह की पार्टियों के उभार को पढ़ सकते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल दल, भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल दल, वाम मोर्चा के दल और कुछ ऐसे दल जो इन तीनों में से किसी में भी शामिल नहीं है। इस स्थिति से संकेत मिलते हैं कि राजनीतिक मुकाबला बहुकोणीय होगा। इन स्थितियों का एक तकाजा राजनीतिक विचारधाराओं में हेरफेर भी है। बढ़ती सहमति। लोकसभा चुनाव, राजग अधिकांश सीटें जीती। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अन्य ने पाई, लद्दाख में जम्मू कश्मीर ये और बहरहाल अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमति है। कई कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमति उभरती सी जान पड़ी है। इस सहमति में 4 बातें हैं। पहली, नई आर्थिक नीति पर सहमति। कई समूह नई आर्थिक नीति के खिलाफ हैं, लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक दल इस नीति के पक्ष में। अधिकतर दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और भारत विश्व की नई आर्थिक शक्ति बनेगा। ठीक है। दूसरा, पिछड़ी जातियों
के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। राजनीतिक दलों ने पहचान लिया है कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावों को स्वीकार करने की ज़रूरत है। इस कारण आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में है। राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मिले। तीसरा, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है। हमने इस अध्याय में देखा कि प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझेदार बन रहे हैं और इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौथा, विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर जोर और विचारधारागत सहमति के बगैर राजनीतिक गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बात पर जोर दे रहे हैं। जो मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं है, लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए और सरकार बनाई जो 5 साल तक चली। ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव और आगामी राजनीतिक इन्हीं बदलावों के दायरे में आकार लेगी। भारत की राजनीति के इस अध्ययन की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस की किस तरह एक प्रभावशाली पार्टी बनकर उभरी। इस स्थिति से चलकर अब हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहीं ज़्यादा तेज है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धी राजनीति के बीच मुख्य राजनीतिक दलों में कुछ मसलों पर सहमति है। अगर राजनीतिक दल इस सहमति के दायरे में सक्रिय है तो जन आंदोलन और संगठन विकास के नए रूप, स्वप्न और तरीकों की पहचान कर रहे हैं। गरीबी विस्थापन, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के मसले जन आंदोलन के जरिए राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने आ रहे हैं। ये आंदोलन राज्य को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत कर रहे हैं। इसी तरह लोग जाति, लिंग, वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में न्याय तथा लोकतंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं। हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति जारी रहेगी और यह राजनीति इस अध्याय में वर्णित कुछ चीज़ों के मंथन के बीच आकार ग्रहण करेगी। सत्रहवीं लोकसभा में विभिन्न दलों की स्थिति। भारतीय जनता पार्टी 56% वोट पाई। (303) इंडियन नेशनल कांग्रेस 52, द्रविड़ मुन्नेर कड़गम 24, डीएमके शिवसेना 18, जनता दल यूनाइटेड जदयू 16, बीजू जनता दल बीजेडी 12, बहुजन समाज पार्टी 10, अन्य पार्टी 108। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं भी आए तो परेशान मत होना, आगे बहुत है पढ़ने को, समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पढ़ते